हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का एसएसटी चैप्टर नंबर 10, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे साम्राज्यों का किस प्रकार उदय हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री, इसमें हम मिडिल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। और वीडियो को पूरा देखें ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए और आप इसके जितने भी छोटे एमसीक्यूज़ हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग है, उसको खुद ब खुद सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। Harshvardhan was the last great ruler of ancient India. After his death, the whole empire disintegrated into many small kingdoms due to the miserable economic condition and lack of proper administration by his weak successors. हर्षवर्धन जो थे वो एंशियंट इंडिया के सबसे लास्ट और ग्रेट रूलर थे। उनके बाद जो उनके सक्सेसर्स हुए थे वो बहुत ही वीक थे क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा नहीं था, प्रॉपर नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन, और लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण और मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो थी उसमें उनकी बहुत ख़राब हो गई थी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, जिस कारण से क्या हुआ कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उनके सक्सेसर के द्वारा अच्छे से संभाल नहीं पाए और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और उसमें से कई सारे स्मॉल किंगडम्स का उदय हुआ। दिस वाज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ये काल जो है, इस समय का जो समय था वो नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का काल कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता का काल कहा जाता है। इस समय बहुत ही उथल पुथल का समय था, अलग अलग साम्राज्यों का उदय हो रहा था। 3 पावरफुल किंगडम्स अरोज बिटवीन 750 CE एंड 1000 CE आउट ऑफ द रन्स ऑफ हर्ष एम्पायर एंड हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ 3 एम्पायर्स। 750 CE से लेकर के 1000 CE के बीच हर्ष के एम्पायर के में से कई सारे एम्पायर्स का उदय हुआ, जिनमें से मेनली 3 पावरफुल एम्पायर्स थे जो जो निकल के आए। उन तीन, इसलिए इस टाइम को कहा जाता है एज ऑफ 3 एम्पायर्स, क्योंकि 3 एम्पायर्स ही थे जो ज़्यादा पावरफुल थे इस समय और जिनका इनसे उदय हुआ। देखिए मैप में दिखाया गया है 3 एम्पायर्स कौन से। एक था ये राष्ट्रकूट है, इधर के साइड में पाल है और इधर के साइड में ये प्रतिहार है। द राजपूत टुक ओवर द कंट्रोल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दक्कन, यानी दक्कन का जो नॉर्दर्न पार्ट था। देखिए ये हमारा दक्कन है, यानी कि साउथ का पार्ट। तो साउथ में भी नॉर्थ और साउथ कहाँ गया, ये वाला साउथ पार्ट हो गया, ये सॉरी ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो ये नॉर्दर्न दक्कन पार्ट में राष्ट्रकूटों ने कंट्रोल कर लिया। पाल जो थे वो उन्होंने ईस्टर्न इंडिया यानी कि बंगाल और बिहार के एरिया पे कंट्रोल कर लिया। और जो प्रतिहार थे उन्होंने अवंती यानी कि साउदर्न राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट था, ये पूरा गुजरात और साउदर्न राजस्थान का पार्ट जो था वहाँ पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। The three main kingdoms, through continuously engaged in war, were successful in providing stable administration, which helped in the progress of art and literature. Let us study them one by one. तो इन तीनों किंगडम्स ने लगातार वार्स किए थे और उसके बाद अपने साम्राज्य को अच्छे से स्टेबल किया और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसके कारण से इनमें इनके साम्राज्य के समय में आर्ट और लिटरेचर में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। तो एक एक करके आइए अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रकूट से। द राष्ट्रकूट established the most powerful empire in northern Deccan in 753 CE. They became the master of a large area of the present Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra, and Karnataka. Their empire acted as a bridge between North and South India. Danti Durg is considered to be the real founder of Rashtrakoot Empire. तो जो राष्ट्रकूट थे इन्होंने सबसे राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने लगभग 753 CE में नॉर्दर्न दक्कन में सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। और इनके जो मास्टर थे उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें प्रेजेंट के टाइम में जो गुजरात है, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक कहलाता है, इन सभी इलाकों पर इनका कंट्रोल था। और ये एम्पायर जो था एक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में था, इस कारण से इनके बीच में ये ब्रिज का काम करता था। दंती दुर्ग जो थे वो इन राष्ट्रकूट एम्पायर के रियल फाउंडर माने जाते थे, सॉरी अभी भी माने जाते हैं। गोविंद थर्ड एंड अमोघ वर्ष वर द वेल नोन राष्ट्रकूट किंग्स। गोविंद थर्ड और अमोघ वर्ष इस राष्ट्रकूट किंग्स के बहुत ही वेल नोन यानी बहुत ही फेमस राजा थे। द राजपूत वर ग्रेट वेरियर्स, आर्ट लवर एंड स्कॉलर्स। राजपूत जो थे वे बहुत ही महान योद्धा थे, आर्ट लवर थे और स्कॉलर्स थे। दे टूक अप टाइटल लाइक चक्रवर्ती, महाराजा धीराज एंड परम भट्टारक। उन्होंने अपने नाम के आगे कई सारे टाइटल्स लगाते थे, जैसे कि चक्रवर्ती, महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी
बहुत सारे टाइटल्स वे यूज़ करते थे। दे मेंटेन ह्यूज आर्मीज एंड इनकरेज ट्रेड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। लोगों की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोगों के इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करके रखा हुआ था और ट्रेड को भी काफ़ी बढ़ावा दिया था। राजपूत फॉलोड जैनिज्म बट आल्सो पैट्रोनिस्ट बुद्धिस्ट, हिंदू एंड मुस्लिम्स। राजपूत जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, वो जैन धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन साथ ही साथ वे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के भी संरक्षक थे। उसे भी वे मतलब कि प्रोत्साहित उसे भी ऐसा नहीं है कि इस धर्म को मानने वाले लोग वहाँ नहीं रह सकते थे, बल्कि इस धर्म को भी उन्होंने संरक्षण दिया हुआ था। राजपूत रूलर्स वर ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। राजपूत शासक जो थे वो आर्ट और लर्निंग के बहुत ही बड़े पैट्रॉन्स थे, संरक्षक थे। देयर रूल सॉ द फ्लरिशिंग ऑफ रीजनल लिटरेचर। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा बिलोंगिंग टू हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन सेक्ट्स आर ए प्रूफ ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ राजपूत। King Amogvarsh himself was a great lover of Sanskrit. He wrote Kavi Rajmarg, one of the earliest works in Kannada poetry. By the end of 10th century, the Chalukya crushed the power of Rajputs and took over the control of their kingdoms. तो ये जो राजपूत शासक थे, राजपूत राजा थे, ये बहुत ही रिलीजियस टॉलरेंस था। इनकी रिलीजियस टॉलरेंस जो है हमें वो देखने को मिलती है एलोरा के टेम्पल में, जो कि एक रॉक कट टेम्पल है और यहाँ पे तीनों धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, तीनों धर्म की यहाँ पे हमें कलाकृति देखने को मिलती है। जो अमोघवर्ष थे वो स्वयं जो है वो संस्कृत के बहुत बड़े मतलब कि ग्रेट लवर थे। संस्कृत उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था उन्हें। जबकि ये हम जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये सब जो थे वो जैन धर्म को फॉलो करते थे, उसके बाद भी ये संस्कृत को बहुत अच्छा पसंद करते थे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी कन्नड़ में, पोइट्री की किताब थी जिसका नाम था कविराज मार्ग। और 10th सेंचुरी के लास्ट लास्ट तक इनकी जो पावर थी उसको चालुक्यों ने क्रस्ट कर दिया, चालुक्यों ने, और उसके ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया और इस प्रकार से राष्ट्रकूट एम्पायर का जो है सो वो अंत हो गया और उसकी जगह पे अब चालुक्यों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट हमारा है पाल्स। तो ये पाल भी हर्षवर्धन के साम्राज्य से ही टूट के अलग हुआ था। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल फॉर द पीरियड बिटवीन द डेथ ऑफ हर्ष एंड द असेंडिंग ऑफ पाल्स। पाल्स के उदय के बारे में और हर्ष के डेथ के बाद किस प्रकार से पाल्स का उदय हुआ, इसके बारे में बहुत ही लिमिटेड और कम इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। बट इट इज़ वेल नोन दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड टाइम बंगाल फेस्ड ए लॉट ऑफ इन फाइटिंग अमंग द स्मॉल किंगडम्स। लेकिन इस समय इतना था कि जो बंगाल में बहुत सारे जो स्मॉल किंगडम्स थे उन सब के बीच में हमेशा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाल एज देयर किंग टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। तो इन सब से तंग आकर के बंगाल के लोगों ने गोपाल नाम के एक व्यक्ति को वहाँ का शासक राजा चुना और उसे ही वहाँ पर पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेवारी दी। ही सेट अप एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 400 years. His successors used Pal after their name and hence their empire came to be known as Pal dynasty. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप किया जो कि लगभग 400 ईयर्स तक चला और जो उनके सक्सेसर थे उन्होंने अपने नाम के आगे पाल शब्द को जोड़ा, जिससे कारण से इस एम्पायर का नाम पाल डायनेस्टी पड़ गया। धर्मपाल वाज द ग्रेट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। He set up a center for Buddhist education which was known as Vikramshil Vihar. His son Devpal extended the Pal Empire and also defeated Huns. The end of his period ushered the decline of Pals. धर्मपाल जो थे इस पाल डायनेस्टी के सबसे महान, सबसे ग्रेट रूलर थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के एक बौद्ध एजुकेशन सेंटर को भी बनाया था जिसका नाम था विक्रमशील विहार। उनके बेटे थे देवपाल जिन्होंने पाल एम्पायर को और आगे तक बढ़ाया और उन्होंने हुन को भी हराया था। लेकिन उनके शासन के अंत के लास्ट तक जो है वो ये पाल का जो है वो अंत शुरू हो गया था। द पाल रूलर्स वर फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म। मैनी स्कॉलर्स वर सेंट टू डिस्टेंस कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म। दे ऑल्सो गिव जेनरस ग्रांट्स ऑफ ब्राह्मण्स टू बिल्ड टेम्पल्स। पाल वर द ग्रेट पैट्रोन ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर्स। पाल रूलर जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अभी हम देखा कि राष्ट्रकूट जो थे वो क्या थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे, जबकि जो पाल थे ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को अलग अलग देशों में भी भेजा था। ब्राह्मण को भी बिल्डिंग टेम्पल्स बनाने के लिए ये बहुत सारे दान वगैरह देते रहते थे और ये आर्ट, एजुकेशन और लिटरेचर के भी बहुत बड़े पैट्रॉन्स थे। वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, डू यू नो
वेस्ट बंगाल वाज नोन एज गौड़, वेस्ट बंगाल को गौड़ के नाम से जाना जाता था, जबकि ईस्ट बंगाल को वंग के नाम से पहले जाना जाता था। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ए रिवाइव्ड ड्यूरिंग द पाल एम्पायर, फेमस जो एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको पाल एम्पायर के समय में दोबारा से रिवाइव किया गया था और इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है प्रतिहार। दे आर आल्सो कॉल्ड गुजर प्रतिहार प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम गुजरात। ये जो प्रतिहार थे, ये जो है इनका ओरिजिनेट जो था वो गुजरात से के थे, गुजरात से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्हें गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान, इन्होंने गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान पे रूल किया था। द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार एम्पायर वाज नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट जो थे वो राष्ट्रकूट प्रतिहार वंश प्रतिहार एम्पायर के फाउंडर थे। द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मिहिर भोज, मिहिर भोज इस डायनेस्टी के सबसे महान, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। यही कनकट कन्नौज अराउंड 836 सीई, और इन्होंने कन्नौज पर लगभग 836 सीई में अपना अधिकार कर लिया था। द कंटिन्यूस बैटल्स वीकेंड द प्रतिहार एम्पायर एंड इट ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम्स, लगातार युद्ध करते रहने के कारण इनकी पावर काफ़ी कम हो गई थी, जिसके कारण से फिर ये भी आगे चलकर इस कई सारे स्मॉल किंगडम्स में बट गया था। द प्रतिहार वर ग्रेट वॉरियर्स, दे फाउट मैनी बैटल्स विद द पाल्स एंड राष्ट्रकूट्स, प्रतिहार जो थे वो बहुत ही महान योद्धा थे, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे पाल और राष्ट्रकूट के साथ में। इन तीनों के बीच में युद्ध होते रहते थे, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, इन तीनों में ये कन्नौज को लेकर के युद्ध होता था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है डू यू नो 5 kingdoms which emerged from the प्रतिहार एम्पायर वर द चौहान ऑफ राजस्थान, गरवाल्स ऑफ कन्नौज, सोलंकीज ऑफ गुजरात, परमार्स ऑफ मालवा एंड चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। तो ये 5 किंगडम्स थे जो कि प्रतिहार एम्पायर में इमर्ज हो गए थे, शामिल हो गए थे। द ब्रेव प्रतिहार स्टॉप द अरब इन्वेशंस फॉर नियरली 300 ईयर्स, जो प्रतिहार थे हमने भी पढ़ा उनके बारे में कि वे बहुत ही ग्रेट वॉरियर्स थे, तो इन्होंने अरब से होने वाले आक्रमण को लगभग 300 ईयर्स के आसपास में रोक दिया था। द प्रतिहार किंग वर आल्सो ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ये आर्ट और लिटरेचर के भी बहुत बड़े पेट्रॉन्स थे। किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वाज ए वेल नोन स्कॉलर, किंग मिहिर भोज भी एक बहुत अच्छे स्कॉलर्स के रूप में जाने जाते हैं। स्कॉलर यानी कि जो भी धर्म से संबंधित, उस धर्म से संबंधित उसके जो पंडित होते हैं उन्हें कहा जाता है। रिलीजन लैंग्वेजेस डेवलप्ड एज फास्ट रिलीजन लैंग्वेजेस डेवलप्ड एट ए फास्ट रेट अंडर प्रतिहार रूलर्स, प्रतिहार रूलर्स के अंडर में जो क्षेत्रीय लैंग्वेजेस थी, रीजनल लैंग्वेज थी, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म ऑफ मराठी गुजराती वर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया, इस समय में जो है मराठी और गुजरात का जो अर्ली फॉर्म था वो इस समय बोला जाता था। बंगाली, असम एंड ओरिया बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, और ईस्टर्न इंडिया में बंगाली, असमी और ओरिया काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। द ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, तंजावुर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहार, सो प्रतिहार के शासनकाल में ही ये सारे मंदिर बनाए गए थे। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो पेंटिंग का जो मिनिएचर था, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे रूप में पेंटिंग करना, मिनिएचर यानी कि छोटे रूप में छोटे छोटे बारीक पेंटिंग जो थी, इस चीज़ का जो है शुरुआत जो है इसी समय में हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारा है त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल यानी कि त्रिपक्षी, तीन पक्षों का, तीन लोग जिस युद्ध में शामिल हो उसे कहा जाता है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। Kannauj was considered a symbol of power in North India, hence the three kingdoms, the Rajkot, the Pal and Pratihar were continuously engaged in a struggle of possess Kannauj. Their struggle for supremacy was known as the tripartite struggle. Each of them succeeded in occupying Kannauj in turns as they were almost at par in military strength, but the continuous battles weakened them and finally led to the decline of all the three great powers. Their empires disintegrated into many small kingdoms within a period of 100 years.
कन्नौज को उस समय नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल सिंबल माना जाता था, यानी कि जो कोई भी कन्नौज पे अपना अधिकार कर ले तो उसी एम्पायर को सबसे पावरफुल माना जाता था। तो इन तीनों किंगडम्स में राष्ट्रकूट, पाल और जो प्रतिहार थे, ये तीनों जो थे कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए लगातार युद्ध करते रहते थे। और इसी को जो इस युद्ध में मतलब कि अपने आप को सुप्रीमेसी यानी कि सबसे महान सिद्ध करने के लिए इसमें कन्नौज पे अधिकार करने के लिए तीनों में युद्ध कर होता रहता था। तो हर तीनों के तीनों जो है सो इसको युद्ध अपना अधिकार करने के लिए अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इसमें लगा देते थे। लेकिन लगातार युद्ध करते करते ये तीनों का क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी जो पावर थी वो कम होते चली गई। और एक टाइम ऐसा आया कि जब इनका भी अंत हो गया, इन तीनों साम्राज्यों का भी अंत हो गया। तो हमने देखा था मैप में कि इधर यहाँ पर थे प्रतिहार, यहाँ राष्ट्रकूट, यहाँ पाल थे, और इस जगह पे था कन्नौज। तो इस पे अधिकार करने के लिए तीनों में युद्ध होते रहे और काफ़ी लंबा युद्ध इनका चला था, जिसके कारण धीरे धीरे आगे कभी कभी प्रतिहार इस पे अधिकार कर लेता था तो राष्ट्रकूट आके उसको भगा के वो अधिकार कर लिया, तो कभी पाल आए वो उन्होंने इसको हटा के उसने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से इनके बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो चलता रहता था। और और ये इसके लिए ये अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री पावर को लगा दिए थे, जिसके कारण से क्या हुआ, इनका जो है इनकी शक्ति धीरे धीरे कम होते गई। लगातार युद्ध युद्ध पे ही इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, इसके कारण इनकी शक्ति धीरे धीरे जो है वो कम होते गई। और एक समय ऐसा आया कि इनका भी अंत हो गया और लगभग 100 सालों के अंदर इन तीनों का अंत होकर के इसमें से भी बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स जो है वो फिर उभर कर सामने आए। तो आज के लिए बस हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है, कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।